फैसला और मैं हूं आपकी होस्ट मिनाल शेख। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मरले का आखिरी मैच आज ग्रुप ए की टीमों भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि इस मुकाबले के बाद फैसला होगा कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमें आपस में कौन सी टीम से टकराएंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, जल्द वापस आएंगे और मजीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। बात हम ये कर रहे थे कि जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल मंगल 1 मार्च जबकि दूसरा 5 मार्च बरोज बुध को खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 9 मार्च इतवार के रोज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 118 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 60 में भारत जबकि 50 में कीवीज ने फतह समेटी है। सब कुछ डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक टेस्ट प्लेयर भी रह चुके हैं। सर, बताइएगा आज का मैच कैसे देखते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैच की आज जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ ये है कि कौन नंबर 1 पे फिनिश करेगा और कौन नंबर 2 पे फिनिश करेगा, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए तो ये क्वालिफाई कर गए हैं। अमूमन ऐसी सिचुएशन में कोई भी टीम जो है ना मैच को हारना नहीं चाहती, क्योंकि वो एक और इम्पोर्टेंस भी है, वो ये है कि मैं भी देख रही थी कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स की जो पिछली 5 मैचेस की स्ट्रीक है, 5 के 5 मैचेस दोनों टीम्स जीत के आ रही है, तो उनकी विनिंग स्ट्रीक बहुत अच्छी चल रही है। किसी एक की टूटेगी आज, वो डेफिनेटली टूटेगी, लेकिन उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि दोनों टीमें इतनी वेल बैलेंस्ड हैं और उनके हर जो इंडिविजुअल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी टीम की जीत में। यही वजह है कि आप देख रहे हैं तसलसल से वो जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन में अब जो भी टीम हारेगी थोड़ा सा उसको डेंट तो लगता ही है। नंबर 2 फिनिश करने की सूरत में भी इंडिया जो है वो वहीं रहेगी और यहाँ से नंबर 1 को जाना पड़ेगा। लेकिन मैच के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि पहली मर्तबा में दोनों जो रियल सेंस में इस चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी है, ये पहली दफ़ा आपस में टकराएंगी। यानी दोनों ऐसी टीमें जिनके पास बॉलिंग भी बहुत मजबूत है, जिनके पास बैटिंग भी डाउन है। इंडिया तो 8 नंबर तो उनके पास सॉलिड बैट्समैन है, और इसी तरह जो न्यूजीलैंड है उसके पास भी 7-8 पर सेंटनर और वो बैटिंग करने आते हैं, जो कि जेन्युइन बैट्समैन भी हैं और रन्स करते हैं। सो इस एतबार से मुझे लगता है कि बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। और स्पिनर्स का रोल हमें पता है कि दुबई में स्पिनर्स को हेल्प करते हैं, दोनों के पास 3-3 स्पिनर्स हैं, तो ये स्पिनर्स का रोल और जो बैटर्स हैं वो किस तरीके इसको टैकल करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इंडिया को पहली मर्तबा एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ बैटिंग करना होगी। हमें पता है कि रोहित शर्मा ऊपर से बहुत एग्रेसिव खेलते हैं और उसके बाद नीचे आके कोहली जो है वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर वाला रोल प्ले करते हैं, तो शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में है। सो उम्मीद तो की जाती है कि इंडिया की बैटिंग पावर हाउस जो है वो इसको टैकल कर लेगी। लेकिन न्यूजीलैंड को आप कमज़ोर ना समझे, उसकी तरफ भी अगर आप देखें, केन विलियम जो कि भी इतनी फॉर्म में नज़र नहीं है, एक आध कंट्रीब्यूशन नज़र आती है, लेकिन बिग मैच में वो हो गए, डेरिल मिचेल हो गए, ये आके फिर अपनी टीम को संभालते हैं और विनिंग अपने कंट्रीब्यूशंस देते हैं। सो लेट्स सी कि हम जब ये जो टीमें अपनी फाइनल प्लेइंग 11 बताती हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि उनमें क्या बैलेंस है, किसकी बॉलिंग स्ट्रांग है, किसकी फील्डिंग। क्योंकि फील्डिंग में तो न्यूजीलैंडर्स बहुत ही आगे हैं मेरे अपने नज़दीक इंडिया से। इंडिया में 2 से 3 वीक लिंक्स हैं। शमी अच्छा इतना फील्डर नहीं है, कुलदीप यादव इतना अच्छा फील्डर नहीं है। सो ये एडवांटेज थोड़ा सा न्यूजीलैंड को मिल सकता है। फिर न्यूजीलैंड के पास तो सारे के सारे फील्डर्स, डेरिल मिचेल मैं देखता हूँ कि उसमें थोड़ा सा एक हल्का नज़र आता है कि जो उनके फील्डर इतने अच्छे नहीं हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मैच होगा। ठीक है हारून साहब, एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज के हमने उसमें शो में हमने डिस्कस करना है, वो ये है कि कल मोहसिन नकवी की जो है वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है। अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, चिराग बलोच, उनसे जानते हैं। जी चिराग, बताइएगा कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं? जी बिल्कुल मनायल, अगर मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जो मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को जो है वो कल अपने पास बुलाया और उनसे उनके मसाइल पूछने के हवाले से जो उन्होंने उनसे मसाइल उनके हवाले से पूछे। अगर मैं आपको बताऊं तो चेयरमैन पीसीबी ने जब गुफ्तगू की उनसे खिलाड़ियों से, तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और किस तरह से आप ये सोचते हैं कि हम क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। उसके हवाले से जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी सजेशन दी और उन्होंने
उन्होंने चेयरमैन को बताया कि जब उनको इंजरी का शिकार होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से उनकी इंजरी की देखभाल नहीं की जाती, उनको किसी अच्छे म्यारी डॉक्टर के लिए जो है वो उधर होना लाजमी जरूरी करार दिया जाए, मेडिकल सहूलियात को जो वो बेहतर किया जाए ताकि उनकी फिटनेस जो वो बेहतर हो सके। यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं अहमद दानियाल, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को मुखातिब किया और उन्होंने ये कहा कि इंजरी से सेहतयाबी के लिए मुल्क से बाहर से इलाज करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक जो इंजरी महीना लेती है, एक मतलब 4 हफ्ते लेती है, वहीं पाकिस्तान के अंदर वो इंजरी जो है वो 10 से 12 जो वीक हैं वो गुजर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंजरी की सेहतयाबी के अंदर जो है वो ज्यादा वक्त लगता है, जिसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी इन खिलाड़ियों को करवाई कि इनके तमाम तर मसाइल को जो वो जल्द बेहतर किया जाएगा, इंजरी के मसाइल जो है उनको जो है वो बेहतर किया जाएगा। साथ में कराची के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने साथ में ये शिकायत लगाई कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको जो है वो दाखिला नहीं दिया जाता, जिसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि 24 घंटे तमाम क्रिकेटर्स के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो खुली रहेगी, जब मर्जी खिलाड़ी आए जी उनका घर है, और जब अगर वो कहीं, और अगर बाकी जराए की जानता बताता चलूँ तो यहाँ पर न्यूजीलैंड टूर के लिए इन्हीं 18 परफॉर्मर्स में से जो है वो 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने T20 और वनडे का जो है वो करना है, दौरा करना है न्यूजीलैंड के लिए, जिसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी जिसके अंदर बाबर आजम जो है वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन T20 स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, जबकि मोहम्मद रिजवान की भी कंसिडरेशन इसी के ऊपर आ रही है कि उनको भी शायद T20 के अंदर रेस्ट दिया जाए और वनडे के अंदर वो खेलेंगे, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को दोनों फॉर्मेट के अंदर जो है वो रेस्ट कराए जाने का एक इम्कान है, और साथ में आकिब जावेद जो है वो उनको टीम में शामिल किए जाने के इम्कान है। दोनों फॉर्मेट के अंदर वो टीम का हिस्सा होंगे। हसन नवाज जो है वो उनको खिलाया जाएगा, साथ में मोहम्मद हारिस की कंसिडरेशन हो रही है कि वो उनको भी वापस लेके आया जाए। इस तरह से जो है वो खिलाड़ियों के दोबारा से जो है वो इनके इंक्लूजन के ऊपर बातचीत जारी है, और सिलेक्शन कमेटी भी कल इसी मौके पर मौजूद थी जब खिलाड़ियों के साथ मुलाकात हुई। इन्हीं खिलाड़ियों में से जो है प्लेयर्स को चूज करके स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा, और आइंदा 3 से 4 रोज के अंदर स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमें चिराग बलोच। हारून साहब, चिराग बता रहे थे कि अब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से मीटिंग की है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, और वो रिप्लेसमेंट्स ढूंढ रहे हैं। जो कुछ बड़े नामों की खबर आ रही थी हमारे सामने भी कि ये ड्रॉप होंगे, जो न्यूजीलैंड का दौरा है अभी हमारी क्रिकेट टीम का। कैसे देखते हैं इस मीटिंग को आप? देखिए, बहैसियत एक चेयरमैन ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ों के ऊपर तो नज़र रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को तो मिल रही है, मुझे इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन क्या वो उन मेंटोर्स को जिनको उन्होंने बहुत भारी जिम्मेदारियां आयद की हुई थी, क्या उन कोचेस को जो इनके साथ इन्वॉल्व थे, और जो टीम मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफी की जो टीम मैनेजमेंट थी, क्या उनसे भी कोई मीटिंग करके उनसे हाल अहवाल पूछा कि जी आप बताइए कि डोमेस्टिक का जो आउटकम है वो क्या है, ये परफॉर्मर्स जो हैं इनमें से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको नज़र आता है कि वो फ्यूचर पोटेंशियल हैं और आगे जाके भी ये खेल सकते हैं, इनके फिटनेस लेवल्स कैसे हैं इनके। देखें, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी होती हैं इन प्लेस। आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट में एंटर होते हैं तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, आपको डाइट का भी बताया जाता है, आपको सारी वो चीज़ें तो हैं, लेकिन रियल सेंस में जो ये सेलेक्टर्स हैं, ये जो मेंटोर्स हैं या जो कोचेज़ हैं, ये आपकी आई एंड एयर्स बनते हैं। वो आपको बताते हैं पीसीबी की हायरार्की को कि इस वक्त हमारे जो पाइपलाइन में इतने प्लेयर्स हैं जो आपको हमें नज़र आते हैं कि वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे अभी भी लगता है कि आप हो सकता है किसी पुराने क्रिकेटर को वापस दोबारा ले आएँ, हो सकता है आप शादाब खान को वापस ले आएँ इस टीम में। सो ये वो चीज़ें हैं जो अगर पूरा ग्रास्प चेयरमैन साहब को अगर हासिल करना है ना, तो उनको जिनको आपने इतनी माशाल्लाह हैवी उस पर तनख्वाहों पे लाए हैं और वो मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा रोल क्या है। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आपने ऐसे मेंटोर्स हायर किए हुए हैं जो मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी जॉब क्या है, उन्होंने करना क्या है। सो ये चीज़ थोड़ी सी आई ओपनर मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, इनके पास TORs नहीं है। सो अगर इनको TORs या इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं मिली हुई तो फिर मोहसिन नकवी साहब उन लोगों से पूछें जिन्होंने इनको मतलब हायर तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उनको अपने जॉब्स क्यों नहीं दी प्रॉपरली, जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दी, आपने इनको TORs क्यों नहीं दिए, तो ये क्या रिपोर्ट बैक करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, शाहीन शाह अफरीदी की बात आ रही है सामने कि ODI और T20 दोनों में उनको रेस्ट कराया जाए। बाबर की बात आई है और रिजवान की बात आई है कि इन दोनों को T20 में रेस्ट कराया जाए लेकिन ODI खिलाया जाए। तो कितना
आपको लगता है कितना % ये हम डायरेक्ट सीधी सिमत में अब ये हम जा रहे हैं? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हर इवेंट जो आईसीसी का है वो 2-2 साल के बाद के वक्फे से होता है। सो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस वक्त मे बी द रॉन्ग साइड ऑफ द एज हों एट द टाइम जब वो नेक्स्ट इवेंट आए। दूसरा ये है कि इनकी फॉर्म एंड फिटनेस को आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि वो कितने फिट हैं और कहाँ तक वो लास्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स का आपने जिक्र किया, ये बेसिकली हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। मे भी उसका एक रीज़न ये हो कि ये इंगेज होते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, ठीक है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक जब ये फ्री होते हैं ना, उस वक्त इनको ये बावर कराना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 4 से 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने चाहिए। आपको देखें 2 फ़र्क हैं, एक होती है फिटनेस और एक होती है मैच फिटनेस। फिटनेस तो आप कर लेंगे, जिम में चले गए, आपने ट्रेनिंग कर ली, भाग दौड़ कर ली। मैच फिटनेस जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी के ऊपर वेरियस प्रेशर पड़ते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। 6 घंटे का प्ले होता है आपका 4 डे की क्रिकेट में और 4 दिन आपने मुसलसल खेलना है। यहाँ ये होता है 1 दिन मैच हुआ, 4 दिन का रेस्ट। T20 का 1 मैच हुआ, 3 दिन का रेस्ट। सो इसलिए यहाँ पर आपकी बॉडी इतनी ट्यून्ड अप नहीं होती कि वो जाके जब लंबे अरसे के लिए खेलना पड़ता है, इसलिए आप देखते हैं कि इनकी इंजरीज का प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये गिर जाते हैं। उसका रीज़न यही है, रन्स नहीं बनते, फील्डिंग अच्छी नहीं होती। जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपके साल में कितने 3 से 4 या 5 टेस्ट मैच होते हैं, वो भी इनफ नहीं है। उसके लिए भी आपकी तैयारी इसलिए नहीं होती कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, आपने 20-20 ओवर पर डे नहीं कराए हुए होते। जब आप टेस्ट मैच में जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। सो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीसीबी को काम करना चाहिए कि क्यों इनके प्लेयर्स आपकी बार बार आप देखें, आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखेंगे कितनी बार तो आपके प्लेयर्स बाहर गए। हारिस रऊफ आपका अनफिट होकर बाहर चला गया, आपका नसीम शाह 2-3 दफ़ा बाहर जाके वापस आया, फ़खर जमान आपका अनफिट हो गया। तो ये वो कोई रीजंस तो होंगे ना, तो इसके ऊपर ये सोच विचार हो कि आफ्टर ऑल जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्या वो फीडबैक सही दे रहे हैं। यहाँ बाज़ दफ़ा प्लेयर्स अपनी इंजरी को छुपाते भी हैं, छोटी सी निकल लो, वो बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें जब वो खेलेंगे तो उन्हें दे ऑल्सो अर्न मनी। जब वो नहीं खेलेंगे तो उनको वो पैसा नहीं मिलता। ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर है आपको महीने का तो मिल जाएगा, लेकिन मैच फीस अगर मैच खेलेंगे तो वो आपको मिलती है। सो ये इश्यूज़ हैं जिनको मेरे अपने नज़दीक एड्रेस करना चाहिए, और इनको ख़ास तौर पर इन टॉप क्रिकेटर्स को कहना पड़ेगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में और ख़ास तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खेलना बहुत ज़रूरी है। सर, आप चीफ सेलेक्टर रहे हुए हैं, बतौर चीफ सेलेक्टर आप क्या डिसीजंस करते हैं इस वक्त, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड से मैच खेल के देख लिया है, हमने सीरीज़ भी खेल के देख ली हैं, हम कहीं भी एट पार नहीं खड़े होते। अब हम जा रहे हैं उनकी ही होम कंडीशंस में, तो बतौर चीफ सेलेक्टर आप क्या चेंजेस करते हैं और कौन सी टीम को आप वहाँ पे लेके जाते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी थी कि आपके पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि इस वक्त आपके पास कोई ओपनिंग बैटर नहीं है, आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन नहीं है जो आके बाउंड्रीज को क्लियर कर सके। आप अब भी ऐसे प्लेयर जो 2-2 ढाई साल बाहर बैठे हुए हैं उनको वापस लेकर आते हैं और उनको आप टीम में शामिल करते हैं। खुशदिल शाह हो गए या फ़हीम अशरफ हो गए। सो इसका मतलब ये है कि जो करंट लॉट है जो इस वक्त क्रिकेट खेल रही है उसमें क्या इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उनको रिप्लेस कर सकें। सो आई थिंक आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। मेरे अपने नज़दीक इनको 2 से 3 ओपनर्स डेफिनेटली ढूंढने चाहिए, और आपके जो इस वक्त अनफिट हैं आपके 2 ओपनर्स, उनकी जगह पे आपको 2 ओपनिंग स्लॉट ज़रूर भरनी चाहिए, और कोशिश की जाए कि वो यंग लड़के हों। इसी तरह आपने देखा कि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, आप खुशदिल शाह को ऑलराउंडर नहीं कह सकते, आप फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर नहीं कह सकते, इसलिए कि उन्होंने अभी तक प्रूव नहीं किया है। उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट में एक जैसी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं, या कभी वो एक आध बॉलिंग कभी अच्छी कर लेंगे, कभी एक दो मैच में बैटिंग अच्छी कर लेंगे। अब खुशदिल शाह ने बैटिंग में तो कर दिया कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत, लेकिन फ़हीम अशरफ को तो आपने खिलाया नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फ़हीम अशरफ ऑटोमेटिक चॉइस हैं फॉर द न्यूजीलैंड टूर, क्योंकि वो तो उनको तो आपने जांचा ही नहीं। उस्मान खान लास्ट एग्जैक्टली वो इस बात पे आ रही हूँ कि आपने कहा था कि उन लड़कों को खिला लें जो 4 बेंच पे रहे हैं, लेकिन वो बारिश हो गई बांग्लादेश का, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। दैट इज बिसाइड द, लेकिन मतलब है कि उनका क्लेम तो बन गया ना, बिल्कुल, क्योंकि वो जो लोग नहीं खेले वो तो कहेंगे कि जी हमें तो बगैर खिलाए हुए आपने निकाल दिया। सो मुझे लगता है कि उनको आपको डालना पड़ेगा। उस्मान खान को आपको इसलिए भी डालना पड़ेगा कि T20 के मैचेस शायद पहले हैं, आप उसको 1-2 रन
दे के देख लें। मिडिल ऑर्डर में आप ढूंढें कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। फास्ट बॉलिंग में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या डोमेस्टिक सर्किट में शाहीन आफरीदी को रिप्लेस करने वाला कोई प्लेयर है, या जिसको आप समझ सकते हैं कि वो अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो आप वो उसकी जगह पुर कर लेगा। क्या आपके पास हारिस रऊफ को की जगह को पुर करने वाला कोई ऐसा पोटेंशियल प्लेयर नज़र आ रहा है? सो आई थिंक ये 1 से 2 फास्ट बॉलर को आप रेस्ट करा के आप सारों को ना कराएं। आप जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उसमें से आप देखें मिक्स एंड मैच करें, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है एट टाइम्स। और ये फॉर्म देखें आनी जानी चीज़ है। आप बाबर के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ही विल गेट बैक टू इनटू हिज रिदम वन डे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत लंबे अरसे के लिए आप उसको, आपने मेंटली उनके ऊपर काम करना है। देखिए इन प्लेयर्स के स्किल्स के ऊपर तो कोई वो नहीं है ना, यू नो, जब आप डिस्कम्फर्ट होंगे, ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ बैठ के लोग इंजॉय नहीं कर रहे होंगे, कंफर्ट जोन में नहीं बैठे हुए होंगे, तो जब वो फील्ड में जाते हैं तो यू नो डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट के साथ जाते हैं। वो माइंडसेट आपको ठीक करना पड़ेगा इनका कि जी, ताकि वो पूरा फोकस अपने क्रिकेट के ऊपर करें, बाकी चीज़ें वो अपने जहन से निकाल दें। ठीक है जी व्यूअर्स, मजीद बात भी करेंगे। आज एक बड़ा टाकरा होना जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। जी व्यूअर्स, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर के बॉल फर्स्ट की तरफ हो गए हैं। हारून साहब से पूछते हैं, क्या आपको उनकी स्ट्रैटेजी लग रही है, क्यों वो बॉल फर्स्ट की तरफ गए हैं? मैं थोड़ा सा ज़रूर वो हुआ हूँ हैरान, क्योंकि अब जो पूरा रिकॉर्ड अभी नज़र आता है ना दुबई का, वो ये है कि सेकंड टाइम बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शायद न्यूजीलैंड को बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी बैटिंग के ऊपर कि वो चेज़ बड़ा अच्छा करते हैं। दोनों सूरतों में, पहले बैटिंग में भी वो अच्छे रन्स बना के एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं, दूसरी तरफ वो चेज़ भी अच्छा करते हैं। क्योंकि इंडिया प्रॉब्ली अगर टॉस जीता तो उसने पहले बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि उनको पता है कि ये 260 270 का पार स्कोर है यहाँ पर दुबई के ग्राउंड में। अगर इतने रन्स कर जाते हैं तो फिर दूसरी टीम को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया ने अपने सारे मैचेस यहाँ दुबई में खेले हैं, न्यूजीलैंड आज पहला मैच दुबई में खेल रही है। क्या ये तो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो चेक करना चाह रहे हैं कि पिच कैसी है, इसलिए पहले वो अपनी वो फील्डिंग की तरफ जा रहे हैं, सेकंड टाइम वो बैटिंग प्रेफर कर रहे हैं? यूजुअली होता है कि क्योंकि जो दुबई की जो पिच है, या जहाँ पर थोड़ी सी पिच ज़्यादा यूज़ हुई हो, तो जो फ्रेश पिच होती है वो थोड़ा बैटिंग के लिए साजगार होती है। ठीक है। जो उसके ऊपर मैच चलता है वो थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस या जो ऊपर टॉप जो रोलर का इफेक्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। तो सेकंड टाइम जब आप खेलने जाते हैं तो 50 ओवर ऑलरेडी उस पिच के ऊपर हो चुके हुए होते हैं। तो इस बात के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सामने देखते हुए कि इंडिया के पास 3 स्पिनर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं। सो वो उस कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपकी ड्यू फैक्टर ना आए, जो मुझे लगता है कि दुबई में आज सच अभी ड्यू फैक्टर का कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन दोनों टीमों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और दोनों ने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही उनका काम चल रहा है। बिल्कुल। और सर टीम में चेंजेस भी हैं। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डैरल मिचेल आ रहे हैं और डेवन कॉनवॉय जो हैं वो उनको इसलिए रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। हालांकि कॉनवॉय बहुत ज़बरदस्त बैटर हैं, बड़े उनके मिचेल अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। इसी तरह जो इंडिया ने भी जो एक चेंज किया है वो भी हर्षित राणा को बेंच पे बिठा रहे हैं और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को वापस लेके आए हैं। तो वो उन्होंने इसका स्पिनर को जो है उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि उस पिच को देखते हुए तो उनके पास तो और ज़्यादा अच्छी वो हो जाएगी। सो मेरे नज़दीक न्यूजीलैंड को अर्ली विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग भी जो है वो बड़ी फॉर्म में है। कोहली ने सेंचुरी की हुई है, रोहित शर्मा ऊपर से आके अटैक करते हैं। सो उनके मुताबिक जिस तरीके से इंडिया खेलना चाहती है उसको वो मौका मिल गया है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले मैचेस में हेनरी जो है, मैट हेनरी, वो इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं की थी अर्ली स्टार्ट में। लेग स्टम्प की तरफ ज़्यादा उनकी बॉलिंग हो रही थी, कभी ऑफ स्टम्प के बाहर जा रही थी। सो इनको बॉलिंग बहुत टाइट करनी होगी, और ख़ास तौर पर जो मिचेल डैरिल मिचेल है उनका जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, उनको बड़ा अच्छा रोल यहाँ प्ले करना पड़ेगा। सर कितने रन के ऊपर इनको रिस्ट्रिक्ट रखें जो कि न्यूजीलैंड के लिए फिर सेकंड हाफ में अचीवेबल होगा? मेरे नज़दीक तो इन बिटवीन 240 और 250 के अंदर इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अदरवाइज इंडिया जो है वो इतना आसानी से इनको रन्स नहीं करने देगी। ठीक है, बट इंडिया आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बहुत हाई स्टेक्स हैं, दोनों चाहते होंगे कि वो फर्स्ट फिनिश करें, तो इंडिया कितना स्कोर करने की कोशिश करेगी? देखिए, इंडिया को इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 फिनिश करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इंडिया को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में होगा कि मैं 1 फिनिश करी हूँ 2, क्योंकि उन्होंने रहना दुबई में है। सो सारे मैचेस वो वहीं खेले हुए हैं।
न्यूजीलैंड ज़रूर चाहेगा कि वो नंबर 1 फिनिश करे। नंबर 1 फिनिश करने की सूरत में वो यहाँ आकर खेलेंगे। सो यहाँ की कंडीशंस उनको ज़्यादा पता है और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में Suitable है उनके पाकिस्तान में उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, बॉलिंग उनके बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की हुई है और मैचेस यहाँ पर जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के भी जीते हैं, ट्राई सीरीज भी जीते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड आज मैच को जीत के नंबर 1 आना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैच होने जा रहा है आज न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दुबई में। हारून साहब, आप इंडिया के बॉलिंग अटैक को आज कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम देखे जाए तो चक्रवर्ती भी आ चुके हैं आज, कुलदीप यादव ऑलरेडी हैं, मोहम्मद शामी हैं, जडेजा हैं, पांड्या हैं और अक्षर पटेल हैं, तो ये अब जो 6 की कॉम्पोजिशन है इसको कैसे देखते हैं? इंडिया ने आज पिच को देख के ना उन्होंने अंदाज़ा हो गया उनको पिछले मैचेस खेल के कि स्पिनर्स को थोड़ा सा स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल है, क्योंकि वो अपना रोहित कह भी रहे थे कि हमारे स्पिनर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं और हमें विकेट्स भी लेके देते हैं। तो उन्होंने अपना ज़्यादातर इन्हिसार जो है ना वो स्पिनर्स पे किया हुआ है और चक्रवर्ती ऑफ लेट बड़ी अच्छी बॉलिंग करके उनको विकेट्स भी लेके दे रहे हैं। सो आई थिंक आज जो मुकाबला है न्यूजीलैंड के बैटर्स का, वो ज़्यादातर आपके 40 ओवर्स जो है उनको स्पिनर्स के खेलने पड़ेंगे, क्योंकि जडेजा जो शामी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसको रेस्ट करवा दें, क्योंकि वो पिछले मैच में इतना फिट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन शामी को उन्होंने रखा है और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो है वो शुरू की ओवर करेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि चक्रवर्ती जो है वो आपके पावर प्ले में भी बॉलिंग करने आ जाते हैं, तो उनको कोई इतना इशू नहीं है। उनके पास बहुत आज बॉलिंग के ऑप्शंस हैं वो, और हर कोई डिफरेंट 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं और ये जैसे दोनों कुलदीप लेफ्ट आर्म चाइनामैन एंड गूगली बॉलर हैं और ये आगे जो है ना बीच में फिंगर स्पिनर भी हैं। सो न्यूजीलैंड के बैटर्स को जो है ना काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ेगा इनको खेलते हुए, और रन्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बाउंड्री बॉल्स की सूरत में अब इनको ये ज़रूर देखना होगा कि कौन सा एंड जो है जिसकी बाउंड्री लाइन छोटी है और कौन सा बड़ा है, उसको ये फिर तरीके से कि कहाँ ये ऊंची हिट मार के छक्के मार सकते हैं और कहाँ ये लॉन्ग द ग्राउंड खेल सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग बैटल है, रियल चैलेंज होगा न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए। सर, न्यूजीलैंड के बैटर्स में से कौन से इम्पैक्ट बैटर्स आज देख रहे हैं जो कि एक अच्छी पार्टनरशिप भी डेवलप करने को हमें मिलेगी, और मतलब हम 50 और 100 किस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इनके जो स्पिनर्स को खेलने में जो महारत रखने वाले बैटर्स मुझे जो नज़र आते हैं ना, वो एक तो केन विलियमसन है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और उसके बाद डेरिल मिचेल, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, एंड देन फिलिप्स, वो आगे नीचे से जब ऑनस्लॉट करते हैं वो भी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने देखा कि जो रविंद्र हैं वो बहुत फॉर्म में हैं, ऊपर से वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेथम ने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो इन फॉर्म नहीं है। उनके भी तमाम के तमाम बैटर्स ने रन्स किए हुए हैं, फॉर्म में हैं। एक आध मैच में इनिंग में आउट हो जाना वो तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन यह है कि उनके पास भी बैटिंग काफ़ी मजबूत है। तो सिर्फ मुझे ये है कि ये स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा था, तो ये इसलिए मैं फील करता हूँ कि उनको अच्छा खेलना चाहिए इनके स्पिनर्स को। लेकिन जहाँ बॉक डाउन होंगे वहाँ देखना है कि किस तरीके से उस शेल से निकलते हैं, और उस शेल से निकलने में कहीं ये अपने विकेट्स ना लूज़ कर दें, और जहाँ विकेट्स इंडिया लेना शुरू कर देगा वहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में आते जाएंगे वाइल बैटिंग सेकंड। लेकिन इस वक्त तो पहले इंडिया का रोल है कि इंडिया जो है वो 260 प्लस अगर करने जाते हैं तो फिर जाके ये वो फील कर सकते हैं कि उनकी बॉलिंग जो है, उनकी इस बैटिंग की जो भी कंट्रीब्यूशन होगी उसको डिफेंड कर सकें। और सर, इंडिया के बैटिंग लाइनअप के ऊपर आएँ तो कौन लगता है आज कौन इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो रोहित शर्मा ने तो अपने उसी अंदाज में खेलना है जैसे वो खेलते चले हैं। वो बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और फर्स्ट 10 ओवर्स में वो जो 2 फील्डर्स का जो एडवांटेज मिलता है उनको, जो दायरे से बाहर होते हैं, उसको भरपूर अंदाज में लेने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में कभी कभी वो बहुत जल्दी आउट भी हो जाते हैं। सो अगर तो उसको जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए तो रेट ऑफ स्कोरिंग थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। हाँ, शुभमन गिल तो खैर खेलते ही अच्छा है, लेकिन फिर वो अलॉन्ग द ग्राउंड वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, और कोहली भी आके जो है अपना वक्त गुजारते हैं पिच के ऊपर। सो फिर वो उनको ये होगा कि नीचे आके आपको पहले कंसोलिडेट करना होगा, फिर एक्सेलरेट करना होगा। अगर न्यूजीलैंड अर्ली स्टेजेस के ऊपर फर्स्ट 10 ओवर्स में 2 से 3 विकेट्स अगर ले लेती है तो इंडिया की बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में ही 2 से 3 विकेट्स ले लेते हैं तो एक ये बड़ा डेंट होगा।
ठीक है। और सर आप जो इंडिया के ऑलराउंडर्स हैं उनको आज कैसा देख रहे हैं? देखिए इंडिया के तकरीबन आप देख लेंगे, हार्दिक पांड्या एक जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है और वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, फिर अक्षर पटेल जो है वो है, फिर जडेजा है। सो उनके पास जो 5 तो टॉप बैट्समैन हैं उनके, उसके बाद ये 3 जो है ना ये ऑलराउंडर्स हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन नज़र आती है। ऊपर से अगर आप लेके चलें तो शर्मा है, शर्मा के साथ शुभमन गिल हैं, फिर नीचे अगर आप देखें राहुल भी उनके पास मौजूद हैं, कोहली मौजूद हैं, सो और उसके बाद अय्यर मौजूद हैं। तो ये 5 तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिनका जॉब ही बैटिंग करना है। सो उसके बाद 3 ऑलराउंडर्स आते हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। आई थिंक किसी भी टीम में अगर इतनी डीप बैटिंग लाइनअप हो शॉर्टर फॉर्मेट में, तो आई थिंक वो बिल्कुल अपने को कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब भी वो किसी मैच में एंटर होंगे। बॉलिंग पूरी है उनकी, बैटिंग पूरी है, और आई थिंक फील्डर्स भी वो अच्छे हैं, इक्का दुक्का फील्डर्स के अलावा। सो ये मुझे लगता है कि आज जो दिन है ना वो अय्यर का होगा, अय्यर का दिन होगा। ठीक है, आपने एक हमें छोटी सी प्रेडिक्शन तो अपनी दे दी है। सर न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप के ऊपर आते हैं। रचिन रविंद्रा एंड विल यंग आर एक्सपेक्टेड टू ओपन। कैसे देखते हैं उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप? रविंद्रा ने तो पिछले मैच में शो किया कि वो कितनी अच्छी फॉर्म में थे, बेचारे चोट लगने की वजह से वो एक आध मैच मिस किए। विल यंग का मैं देखता हूँ कि यहाँ तो वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, यहाँ फिर वो जब खेलते हैं तो वो अच्छा खासे रन्स कर जाते हैं। अच्छे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, एग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन अभी भी मैं फील करता हूँ जो उनका मेन जो बैटिंग का जो थ्रस्ट होगा या जो जिम्मेदारी होगी वो विलियमसन पे और डेरिल मिचेल पे होगी। ठीक है, जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो उसके ऊपर होगी। ठीक है, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं तो कौन कौन आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के लिए? देखिए मैंने पहले ही जिक्र किया था कि मैट हेनरी जो है वो इस पिच के ऊपर अगर तो अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर ले और अगर रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो गए और बहुत ज़्यादा रन्स ना करने दिए तो फिर उनके पास जो नीचे स्पिनर्स का बैकअप है ना वो बहुत अच्छा है। सर चलें हम प्रोग्राम की खत्म की तरफ जा रहे हैं। लास्ट हम आपसे प्रेडिक्शन लेते जाते हैं, कौन जीत रहा है आज का मैच? आई थिंक मुझे इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी व्यूअर्स, हारून साहब की प्रेडिक्शन हमने ले ली है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो न्यूजीलैंड जीत रहा है। अब देखते हैं मैच चल के और देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन ठीक होती है। रात में हम एक मरतबा फिर से आपसे मिलेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आपकी हो जाए। 12:10 पर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।